सभी को राम राम। तो भाई आज फिर आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं मैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत इजी है। टॉपिक का नाम है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और उसमें ये टॉपिक भी एक पूछा गया है कि इस टॉपिक के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ। तो भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं आज। ठीक है, चलिए टॉपिक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सबको यही समझने में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी आखिर है क्या। देखिए, होल्डिंग कंपनी को हिंदी में बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी। होल्डिंग कंपनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रधारी कंपनी। और जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसको हिंदी में बोलते हैं सहायक कंपनी। ठीक है, सहायक कंपनी। ठीक है, अब होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बस ये समझ लीजिए कि ये पिता कंपनी हो गई और ये एक पुत्र कंपनी हो गई। ये पिता और ये पुत्र। जिस तरीके से पिता का अपने पुत्र के ऊपर होल्डिंग होती है, एक पिता की अपने पुत्र के ऊपर होल्डिंग होती है, ऐसे ये कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिसका सब्सिडरी के ऊपर होल्ड हो। होल्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अधिकार हो इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने अधिकार में ले ले तो जो अधिकार में लेने वाली कंपनी है उसी कंपनी को होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, एक समझते हैं जरा उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज क्या कहती है कि एक कंपनी को हम होल्डिंग तब कहेंगे, एक कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी तब कहेंगे जब वो कंपनी कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। मतलब जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है भाई? जो कंपनी का संचालन मंडल होता है। संचालन मंडल जो कंपनी को चला रहे हैं, संचालक, डायरेक्टर्स। आपने सुना भी होगा ये वर्ड बहुत बार। डायरेक्टर्स होते हैं वो जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, यानी कि जो कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी की जो अफेयर्स हैं उन सबको हैंडल करते हैं। जो क्या होना है, क्या नहीं होना है, किससे माल खरीदना है, किसको माल बेचना है, कितना माल बनाना है, ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेते हैं? कंपनी को चलाने वाले। और कंपनी के चलाने वालों को बोलते हैं संचालक, कंपनी के डायरेक्टर्स। ठीक है, तो जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को गठित करती है, गठित का मतलब होता है किस डायरेक्टर को हटाना है, किस डायरेक्टर को रखना है। एक तरीके से उस दूसरी वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर हमारा कंट्रोल है। मान लीजिए हम एक कंपनी है और हमारा किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल है। उसके डायरेक्टर को जिसको चाहे हम हटा सकते हैं और जिसको चाहे हम रख सकते हैं। यानी कि उनका जो गठन करेंगे, उनको जो हम कंपोजिशन करेंगे उनका, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहलाएंगे होल्डिंग कंपनी। ठीक है, एग्जांपल में हमने उठाया भी है, अभी बाद में मैं आपको समझा दूंगा। तो एक तो ये कि यदि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन में पूरा का पूरा अधिकार रखती हो तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, जो अधिकार रखती है। समझ आई बात? एक तो ये। दूसरी शर्त क्या है कि एक्वायर्ड मोर देन 50% शेयर कैपिटल और द टोटल कैपिटल। ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं और मुझे किसी दूसरी कंपनी के 51%, 50%, 50% या 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ज्यादा, इसलिए मैं 51% अभी बोल रहा था, यानी 51%। यानी कि अगर मेरे पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% या फिर कह दो 51% शेयर होल्डिंग है मेरे पास, उसके टोटल शेयर के 51% या उससे ज्यादा शेयर मेरे पास है। ठीक है, तो मैं होल्डिंग कंपनी कहलाऊंगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो अगर इन दोनों शर्तों में से आप कोई भी एक शर्त पूरी करते हैं, कोई कंपनी है, वो कंपनी इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी करती है तो वही कंपनी क्या कहलाती है? वही कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गई होगी बात? तो ये केवल दो शर्त आपको याद रखनी है। अगर ये दो शर्तें हैं, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। भाई होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? एक तरीके से ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूरा कंट्रोल किया हुआ है। यानी ए लिमिटेड जो है इस बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिसको चाहे उसको हटा सकती है, जिसको चाहे उसको रख सकती है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गठन किया जाता है, बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गठन किया जाता है, कंपोजिशन किया जाता है, वो कंपोजिशन ए लिमिटेड करती है। तो इसका मतलब ए लिमिटेड का इसके बी के ऊपर कंट्रोल है। और ए लिमिटेड क्या कहलाएगी? यहाँ पर होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? होल्डिंग। और बी कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 50% या उससे ज्यादा, या फिर कह दो 51% शेयर। कितने शेयर? 51% शेयर ए लिमिटेड ने खरीद रखे बी के।
बी लिमिटेड के टोटल जितने भी शेयर कैपिटल थी उसका 51% भाग ए के पास है, ए की होल्डिंग में है, तो ए होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और बी कहलाएगी ए की सब्सिडरी। बी क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी ए की सब्सिडरी। ये मैंने कनेक्शन कर दिया, देखो कि ये होल्डिंग है और ये क्या है? सब्सिडरी है। ठीक है, ये होल्डिंग है और ये क्या है? सब्सिडरी है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, केवल दो बातें आपको याद रखनी है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन पर अपना अधिकार रखती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गठित कर सकती है और भंग भी कर सकती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको हटा भी सकती है, मतलब एक तरीके से कैंसिल आउट कर सकती है उसको। ठीक है, या उसके 50% से ज्यादा कैपिटल इसके पास है, तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और वो कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी को एक नाम और दिया गया है, देखो जैसा मैं अभी बता रहा था आपको, पेरेंट कंपनी बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। पेरेंट माने यही इसकी सर्वे सर्वा है एक तरीके से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप सोचिए, कंपनी में मोस्टली जितने भी रेजोल्यूशन पास होते हैं ज्यादातर, ठीक है, वैसे रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, रेजोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव। कंपनी के अंदर दो तरह के प्रस्ताव होते हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल यानी कि विशेष प्रस्ताव, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण प्रस्ताव। तो जो विशेष प्रस्ताव होते हैं वो तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही पास किए जाते हैं, वैसे नॉर्मली ज्यादातर कंडीशन में कंपनी के सामान्य प्रस्ताव पास किए जाते हैं, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर पास करना है तो केवल 51% शेयर होल्डर एग्री होने चाहिए। अगर 51% शेयर होल्डर यानी 51% शेयर होल्डर एग्री है, जिनके पास 51% शेयर्स हैं, ऐसे लोग एग्री हैं, तो वो प्रपोजल पास हो जाएगा, वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिंपल रेजोल्यूशन है, अब 51% 51% अकेले के इसी के पास है, तो मोस्टली जितने भी रेजोल्यूशन है वो सारे यही तो पास करेगी ये लिमिटेड, इसलिए इसका पूरा होल्ड है बी के ऊपर। समझ आ गई होगी बात। और बी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी, जो कि इसके कंट्रोल में चलेगी, ए लिमिटेड के कंट्रोल में। समझ आई बात। इसको पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी एग्जांपल में चलते हैं कि ए तो होल्डिंग हो गई बी की, अब बी सुनिए, बी ने सी लिमिटेड, ए कंपनी हो रहा है सी लिमिटेड, ए कंपनी क्या कौन सी है? सी लिमिटेड। तो जो सी लिमिटेड है, इस सी लिमिटेड के 51% शेयर बी के पास है, सी लिमिटेड के 51% शेयर बी के पास है, बी लिमिटेड के 51% शेयर ए के पास है। ए होल्डिंग हो गई बी की, बी होल्डिंग हो गई सी की, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि ये जो बी है, बी होल्डिंग है और इसकी सब्सिडरी हो गई सी लिमिटेड। बी होल्डिंग कंपनी और सी सब्सिडरी कंपनी। बात समझ आई कि नहीं आई? समझिए एक बार और कि सी लिमिटेड के 51% शेयर बी के पास, तो बी हो गई होल्डिंग सी की, और बी लिमिटेड के 51% शेयर ए के पास, तो ए होल्डिंग हो गई बी की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये होल्डिंग इसकी, ये होल्डिंग इसकी। ठीक है, और दूसरे तरीके समझते हैं सॉरी दूसरे तरीके समझते हैं, ये सब्सिडरी हो गई, सी सब्सिडरी हो गई बी की, और बी सब्सिडरी हो गई ए की। ठीक है, समझ आई बात? समझिए बात, ये इसको कंट्रोल कर रही है, ये इसको कंट्रोल कर रही है। अब बात ये है कि क्या सी और ए का भी कोई कनेक्शन है? क्या सी और ए का भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्या कि एक रूल आप याद कर लीजिए, बस एक छोटी सी लाइन, क्या? सबसी की सबसी सबसी, मतलब ये सब्सिडरी है ए की, ये सब्सिडरी है बी की, तो ये सब्सिडरी होगी ए की। ठीक है, उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अगर इस ए लिमिटेड की कोई सब्सिडरी है और इसकी भी कोई सब्सिडरी है, तो ये ए की भी सब्सिडरी कहलाएगी, सी लिमिटेड ए लिमिटेड की भी सब्सिडरी कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज कमेंट में जरूर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब ये होल्डिंग हो गई किसकी? ये वाली भी होल्डिंग कहलाएगी इसकी, सब्सिडरी सी कंपनी। ठीक है, तो ए बी की भी होल्डिंग और सी की भी होल्डिंग कहलाएगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं टॉपिक में। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर जो होल्डिंग सब्सिडरी का केस है, होल्डिंग कंपनी का जो ये टॉपिक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में कवर होता है। ठीक है, यानी ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया एक AS 21, उस AS 21 के अंतर्गत होल्डिंग कंपनी आती है। यानी होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सारे रूल रेगुलेशन सारे AS 21 के अंदर है। यानी कि अगर कभी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की हम स्टडी कर रहे हैं, या हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम रियल में ही कोई कंपनी बना रहे हैं और होल्डिंग सब्सिडरी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, और हमें उस सिचुएशन के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, किसी चीज से रिलेटेड कोई हम कंफ्यूज आ गए,
ठीक है, तो क्या करेंगे, हम AS21 का सहारा लेंगे और उसमें से देख लेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, जो ICAI मैं आपको बता रहा हूं, ये ICAI, ये आपको सबको पता ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज सारी यही बनाते हैं। ठीक है, जो आप सुना होगा CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं वो ICAI द्वारा ही स्टडी करके, इनके द्वारा ये डिग्री इशू की जाती है, CA की डिग्री। समझ में बात। और यही हमारे देश के अंदर मोस्टली जितने भी अकाउंटिंग रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, मोस्टली प्रिंसिपल्स यही बनाते हैं, ICAI। तो इन्होंने AS21 बना रखा है। AS21 के अंदर होल्डिंग कंपनी पूरी डिफाइन की गई है। ठीक है, चलिए अब बात है, क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड टू द बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब भैया होल्डिंग कंपनी होल्डिंग बन तो गई, क्या इसकी कोई फर्ज बनता है, कोई ड्यूटीज भी बनती है क्या इसकी बी के लिए? हाँ बनती है। जब कोई होल्डिंग कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल अकाउंट्स अपने साल के बाद, जो पूरा साल खत्म हुआ उस पूरे साल के लास्ट में जब अपने अकाउंट्स वगैरह शो करती है, हर एक कंपनी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और शो करने पड़ते हैं मीटिंग में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसी के अंदर ज्यादातर ये अपने अकाउंट जो होते हैं, कंपनी अकाउंट शेयर होल्डर के सामने प्रस्तुत करती है कि जी देखिए हमारे पूरे साल के अंदर ट्रेडिंग P&L ये है, बैलेंस शीट ये है और पूरे साल के अंदर हमारी ये परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, तो उस मीटिंग के अंदर जब भी कोई होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट दिखाएगी, अपनी बैलेंस शीट दिखाएगी उस मीटिंग के अंदर, तो अपनी बैलेंस शीट के साथ वो अपनी सब्सिडरी कंपनी के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके दिखाने पड़ेंगे इसको। ठीक है, यानी होल्डिंग कंपनी जब जब अपने अकाउंट प्रेजेंट करेगी तब तब उसे अपनी सब्सिडरी कंपनी के भी बहुत सारे अकाउंट अपने अकाउंट के साथ अटैच कर दिखाने पड़ेंगे मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर के सामने। समझे बात। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो होल्डिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट के साथ अपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट दिखाने पड़ेंगे। समझ आई बात। पहला, अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी अपनी बैलेंस शीट के साथ अपनी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट की एक कॉपी भी लगानी पड़ेगी उसको। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, अ कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अपनी होल्डिंग कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी के अपने साथ साथ अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ अपनी P&L के साथ साथ अपनी सब्सिडरी की बैलेंस शीट की एक कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी एक कॉपी दिखानी पड़ेगी। चलिए अगला डॉक्यूमेंट क्या है, अ कॉपी ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। चलिए हर एक कंपनी में साल के लास्ट में जब भी अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं तो उस साल के लास्ट में डायरेक्टर, जो कंपनी के संचालक है, जो कंपनी का संचालन मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो भी अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा और क्या क्या इंफॉर्मेशन, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं जो शेयर होल्डर को पता लगनी चाहिए। तो एक रिपोर्ट होल्डिंग कंपनी की भी होगी, तो इसके डायरेक्टर ने भी तो एक रिपोर्ट बनाई होगी ना, तो इसके डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी रिपोर्ट सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी होल्डिंग कंपनी को अपने अकाउंट के साथ। ठीक है, आगे, अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। भैया ऑडिट सभी जानते होंगे कि जब कोई कंपनी साल लास्ट में अपने अकाउंट क्लोज करती है, हर एक कंपनी जो भी कोई कंपनी है साल के लास्ट में जब वो अपने अकाउंट क्लोज करती है तो साल के लास्ट में अकाउंट क्लोज करने के बाद उस हर एक कंपनी को अपने क्लोज अकाउंट को बंद करने के, मतलब अकाउंट को क्लोज करने के बाद CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने सारे अकाउंट्स का, अपने P&L का, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का, अपनी बैलेंस शीट का, उन सारी चीजों का ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट का मतलब होता है जांच, अंकेक्षण। ठीक है, कि सारे अकाउंट सही तरीके से बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, कहीं कंपनी ने कोई गड़बड़, कोई फ्रॉड तो नहीं किया। हर एक कंपनी को अपने अकाउंट को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ठीक है, रूल है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है कि हर एक कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो CA की डिग्री जो ICAI देते हैं उनको, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंपनी के खातों को ऑडिट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, और उन्हीं से अकाउंट अपने जो है कराने पड़ेंगे ऑडिट। ठीक है, तो जो CA आपके जो कंपनी के अकाउंट्स जो चेक करते हैं ना, वो CA जो अकाउंट चेक करेगा और अकाउंट वगैरह चेक करने के बाद CA अपनी एक रिपोर्ट बना के देता है, तो उसी को बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑडिट रिपोर्ट। तो सब्सिडरी कंपनी के CA ने उस सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को चेक किया होगा, वेरीफाई किया होगा, उसके बाद उस CA ने एक रिपोर्ट दी होगी, उसी को बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो मेरी सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट भी हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट भी हमें दिखानी पड़ेगी। आगे, डिटेल्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी। एक डिटेल होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, किस
किस किस लेवल पे उसने शेयर खरीद रखे हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी के, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस तरीके से वो अपने कंट्रोल में रखती है, सब कुछ जो भी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो भी इंटरेस्ट है, जो भी उसका हित है, वो सारा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट हो गया डिफरेंस ऑफ द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ अकाउंट्स क्लोजिंग ऑफ बोथ कंपनी। मतलब क्या है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो ए लिमिटेड है ये अपने अकाउंट क्लोज करती है 31 मार्च को, जो बी लिमिटेड है वो अपने अकाउंट क्लोज करती है 30 जून को। ठीक है, तो अगर दोनों के अकाउंट अलग अलग डेट पे क्लोज होते हैं, ये तो जानते होंगे आप कि हर एक कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सुनते ही फाइनेंशियल ईयर का तुरंत एकदम माइंड में लेके आते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। नहीं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब केवल ये होता है कि कोई कंपनी कौन से टाइम, कौन से 12 महीने के दौरान अपने अकाउंट चलाकर क्लोज करती है। तो फाइनेंशियल ईयर किसी भी कंपनी का कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब केवल वित्तीय वर्ष होता है जिस ईयर में कंपनी अपने खाते बंद कर रही है, वो 1 जुलाई से 30 जून भी हो सकता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस वो 12 महीने का पीरियड जब कंपनी ने अपने खाते शुरू किए और लास्ट में जाकर क्लोज कर रही है, वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, और कैलेंडर ईयर नॉर्मल सबको पता होगा 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक। कैलेंडर ईयर भी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो सकता है। तो इसने अपना फाइनेंशियल ईयर रखा 1 अप्रैल से 31 मार्च और इसने अपना फाइनेंशियल ईयर रखा 1 जुलाई से 30 जून। तो दोनों का अगर फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग डेट है वो क्लोजिंग डेट अलग अलग है। ठीक है, तो उसकी भी क्लोजिंग डेट का जो है एक लिखित में एक नोटिस, रिटिन नोटिस इसको होल्डिंग कंपनी को बताना पड़ेगा कि गैप कितना है, और वो गैप होल्डिंग और सब्सिडरी के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनमें वो गैप मतलब कितना टाइम का है, 3 महीने, 6 महीने, है ना। वैसे मोर देन 6 मंथ अगर होता है तो जब दिखानी पड़ती है रिपोर्ट, अगर 6 महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं। चलिए आगे, a written information if holding company unable to compute the revenue profit and loss of the subsidiary company। देखिए होल्डिंग कंपनी उस कंपनी के हर एक एक्टिविटी के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, हर एक एक्टिविटी के ऊपर। तो इस कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट 2 तरह के, वैसे तो 3 तरह के नेचर का होता है, रेवेन्यू, कैपिटल नेचर और डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन बस बात रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मल सेल परचेज, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होती है, उसी को रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो भी रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो होल्डिंग कंपनी बताएगी कि सब्सिडरी कंपनी ने, मेरी सब्सिडरी कंपनी ने साल के दौरान इतनी रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया, इतनी अर्निंग करी मेरी कंपनी ने। लेकिन अगर ये कंपनी नहीं, इस चीज की डिटेल नहीं बता पा रही है, होल्डिंग कंपनी नहीं बता पा रही है कि इसकी सब्सिडी ने साल के दौरान कितना रेवेन्यू प्रॉफिट या लॉस कमाया है, ये नहीं बता पा रही है, होल्डिंग कंपनी कहती है हमारे पास डिटेल नहीं है, तो उसको एक रिटिन में, होल्डिंग कंपनी को एक रिटिन इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सबको कि हम अपनी सब्सिडरी कंपनी के जो रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस है हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाए साल, हमारे पास डिटेल नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, ये उसको लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपके टॉपिक समझ में आया होगा कि होल्डिंग कंपनी को कितने सारे फर्ज निभाने पड़ते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए, और आपको ये भी समझ में आएगा कि होल्डिंग कंपनी 2 तरीके से बन सकती है, या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो गठन है, किसको हटाना किसको रखना है वो कर सकती है होल्डिंग कंपनी, या उसके 50% से ज्यादा शेयर एक कंपनी के पास है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, बढ़िया समझ आया है तो प्लीज कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, एग्जाम सबके हैं, ठीक है, तो इसलिए आगे सेंड कीजिए। और ये जो हमारी वीडियो है ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, जहां जहां भी ये टॉपिक है, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो बीकॉम में हो, बीबीए में हो, एमबीए में हो, नेट के एग्जाम में हो, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी क्यों ना हो, ठीक है, यूपी टेट, सी टेट, जो भी टेट, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के रिगार्डिंग ये मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। आप टॉपिक की केवल आप सच्चाई को समझेंगे कि रियल में इस टॉपिक का मतलब है क्या। ठीक है, मेरा पर्पस केवल और केवल आपको इस टॉपिक का रियल मीनिंग समझाना है, बाकी आप बुक की लैंग्वेज तो पता नहीं बहुत पढ़ते होंगे, ठीक है, और पढ़नी भी चाहिए। अब आप ये टॉपिक समझने के बाद किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। वरना जनरली आपको ये फेस करना पड़ता था कि हम बुक में से बहुत सारी चीजें पढ़ ली लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका रियल मीनिंग क्या है। तो रियल मीनिंग आप यहाँ समझेंगे, फिर आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आगे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, राम राम जी।